हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 17 और 18 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स क्लासेस यूपीएससी एग्जाम्स, जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, यूपीपीसीएस और इस तरह के जो अन्य एग्जाम्स हैं जैसे कि आरओ एआरओ है ना, लोअर पीसीएस, तो वहाँ आपके काम आने वाली हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल हैं और प्रीलिम्स का तो टॉपिक है ही, साथ में अगर उस टॉपिक के साथ कोई मेंस का एंगल भी है तो मेंस पर्सपेक्टिव भी साथ के साथ ही दिया जाता है। तो उन चीज़ों को आप एज अ वैल्यू एडिशन या एज एन एनरिचमेंट आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स फोकस तो है ये क्लास, ठीक। तो देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। और हाँ, एक और बात कि आपको इसकी ना पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, फिर ही इस करंट अफेयर्स क्लास को देखिए, है ना, तभी ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है जो डीलिमिटेशन की बात हो रही है और 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये, क्योंकि बहुत चल रहा है ना। हमें नहीं पता एग्जाम में किस एंगल से क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम सभी एंगल्स को कवर करने का ट्राई करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई थी, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। और एक विशेष सत्र बुलाया गया था 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक, है ना। 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें सभी पार्टियां उसमें मौजूद थी, उस सत्र में, संसद के। तो क्या हुआ कि उस सत्र में ये बिल पास नहीं हो पाया, ठीक है। ये जो विधेयक सरकार लाई थी, ये विधेयक पास नहीं हो पाया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब वर्तमान सरकार कोई संविधान संशोधन विधेयक लाई है, जो इस समय सरकार है ना, और वो पास नहीं हुआ। ज़्यादातर वो जो भी बिल लाए हैं बीजेपी सरकार कहना चाहिए, ठीक है, जो अभी तक संविधान संशोधन विधेयक लाए गए थे, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी है उनके पास, है ना, संसद में, लेकिन उसके बावजूद ये बिल पास नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे जो पार्टीज़ हैं वो उनको साथ नहीं देती हैं एनडीए की। तो उसके बाद क्या होता है, ये बिल ड्रॉप हो जाता है, वापस ले लिया जाता है। और तो अब हमारे काम का है कि ऐसे बिल में क्या प्रावधान थे जिसपे जो अन्य विपक्षी दल हैं उनको आपत्ति हुई, है ना। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है कि जो 2026 का फ्रीज था, इसको हटाया जा रहा है। अब ये क्या है ना, इसको समझते हैं। देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या संविधान संशोधन विधेयक है, ये अनुच्छेद 82 को ना संशोधित करता था, ठीक। अनुच्छेद 82 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 82 में पहले लिखा था कि हर 10 वर्ष के पश्चात क्या होगी? जनगणना होगी, और हर जनगणना के पश्चात क्या होगा? डीलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, ठीक है। अब ये डीलिमिटेशन क्या होता है, पहले इसे ही देख लेते हैं, ओके। तो देखो, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो वो वोट आप एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डालते हैं, है ना। तो वो जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका निर्धारण कैसे होता है, कौन उसका निर्धारण करता है, कैसे होता है? और ये जो निर्धारण करना होता है ना, यही क्या कहलाता है? परिसीमन, कि कितना बड़ा होगा ये क्षेत्र, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एरिया वाइज बहुत बड़ा होता है और कई बार एरिया वाइज छोटा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे लद्दाख में, है ना, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर करता है। वहीं दिल्ली में आप देखो तो बहुत छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, है ना, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, ठीक। हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, मतलब हर व्यक्ति को एक वोट मिला हुआ है, ठीक है। तो आप सोचो, जैसे ये लद्दाख है और ये दिल्ली है, ठीक। तो लद्दाख में तो क्या है, बहुत दूर दूर बहुत कम जनसंख्या रहती है, लेकिन दिल्ली में मानो ये 1000 लोग हैं, ये 1000 लोग इतने एरिया में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में 1000 लोग केवल इतने से एरिया में रहते हैं, है ना। तो हम दिल्ली का निर्वाचन क्षेत्र छोटा बनाएंगे और लद्दाख का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा बनाएंगे। और ये जो हम सीमाएं निर्धारित कर रहे हैं निर्वाचन क्षेत्रों की, यही क्या है? परिसीमन है। इसका उद्देश्य क्या है परिसीमन का? कि जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है वो समान हो, है ना। ऐसा ना हो कि एक निर्वाचन क्षेत्र में तो, अब मानो मैं दिल्ली का भी इतना ही बड़ा एरिया ले लेती, लद्दाख जितना,
तो इसमें आते लगभग 20,000 लोग, है ना। तो हम फिर क्या करते, अगर हम एरिया वाइज कर रहे होते तो यहाँ पे तो 1,000 लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका प्रतिनिधित्व एक आदमी करेगा, यहाँ 20,000 का एक आदमी प्रतिनिधित्व करेगा, है ना, क्योंकि एमपी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही चुना जाएगा। तो ऐसे में इसका उद्देश्य होता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ठीक है। और कैसे डिसाइड होता है कि रफली इक्वल पॉपुलेशन हो। अब हम एग्जैक्ट तो नहीं नाप सकते, है ना, क्योंकि अगर मानो हमने एग्जैक्ट नाप भी ली जनसंख्या, तो भी बार बार क्या होता है, जन्म होते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है। तो हम एक आइडिया मान के चलते हैं कि अराउंड 1000 है, तो 1000 के आसपास हो जाए, 1100 हो जाए, 900 हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत अंतर चलेगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पर सीटें अलोकेट करते हैं, एरिया के आधार पर नहीं करते, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, डीलिमिटेशन कहा जाता है, ठीक। अब डीलिमिटेशन जो है हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 82 कहता है डीलिमिटेशन करने को। क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है डीलिमिटेशन एक्ट बनाएगी, किसके बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद, क्योंकि जब जनगणना होगी तो ऐसा हो सकता है कि दिल्ली की जनसंख्या और बढ़ गई हो 10 साल में, है ना। तो जैसे जैसे जनगणना होगी उसके बाद, हर जनगणना के बाद क्या होगा, पार्लियामेंट एक एक्ट बनाएगी परिसीमन के लिए, डिलिमिटेशन के लिए, और उसके आधार पर ऐसे ही 170 के तहत राज्यों के लिए, ठीक है। तो राज्यों को भी क्या होता है, डिलिमिटेशन करना होगा, ठीक। तो अब देखिए होता क्या है ना। अब डिलिमिटेशन हमारे अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है, ठीक है। कब कब हो चुका है, एक बार ये आईएएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, आई थिंक 2-3 साल पहले आया हुआ है प्रीलिम्स में, कि 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में, ठीक है। तो ये जो 2002 में, 2001 में जनगणना हुई, ठीक, तो उसके बाद 2002 में डिलिमिटेशन हुआ होगा। लेकिन तब क्या हुआ, जो साउथ के राज्य थे, ठीक है, अब डिलिमिटेशन के आधार पे ही सीटों का बंटवारा होगा कि किस, डिलिमिटेशन में ना 2 काम होंगे। पहला तो कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ठीक है, ये तय होगा, और दूसरा कि निर्वाचन क्षेत्र कितना बड़ा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो राज्यों को सीटें भी उतनी मिलेंगी, जिसकी ज़्यादा जनसंख्या है उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जिनकी कम जनसंख्या उन्हें कम मिलेंगी। तो अब साउथ वाले राज्य कहते हैं, दक्षिण भारत के राज्य, कि हम तो अपनी जनसंख्या कम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम है। लेकिन वहीं जो बीमारू स्टेट्स हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है, वहाँ पे वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में तो उन्हें लगेगा कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी पार्लियामेंट में, नॉर्थ राज्यों की बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानेंगे इस डिलिमिटेशन को, ठीक है, जो 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। तो फिर क्या होता है, सरकार 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है और कहती है कि जो 1971 की जनसंख्या है ना, उस पे जो राज्यों की सीटें हैं वो निर्धारित कर दी जाए, ठीक है। तो हर राज्य को सीट उतनी मिलेगी पार्लियामेंट में जितनी उसकी जनसंख्या 1971 में थी, है ना। उस समय तो तुमने ऐसे प्रयास शुरू नहीं किए थे जनसंख्या कम करने के, ठीक है। तो ये फ्रीज था 1971 पे, कब तक के लिए, 2026 के लिए, ठीक है। ये तो हमने इतिहास देखा। अब ये नया बिल जो संशोधन करना चाह रहा है, ये क्या संशोधन था, इसने कहा कि भाई ये जो तुमने फ्रीज कर रखा है ना, इसको हटाना है, और अब ये 1971 के आधार पे नहीं, 2011 की जनगणना के आधार पे करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो इस फ्रीज को हटा रहे थे, ये जो रिस्ट्रिक्शन था कि डिलिमिटेशन अब 2026 के बाद जो जनगणना होगी 27 वाली, उसके आधार पे होगा, है ना। तो उसको ये हटा रहे हैं, हटा रहे थे कहना चाहिए, है ना, क्योंकि बिल पास नहीं हो पाया, ठीक। अब इशू क्या है, इशू ये है कि भाई दक्षिण भारत और उत्तर भारत में हो गया है मनमुटाव इस बात को लेके, ठीक है। दक्षिण भारत के लोग कहते हैं कि भाई उत्तर भारत के राज्यों ने तो अपनी जनसंख्या बहुत बढ़ाई है ना, तो उन्हें तो फिर अब ज़्यादा सीटें मिलेंगी अगर आप 2011 की जनसंख्या के आधार पे करोगे डिलिमिटेशन, ठीक है, और हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो हमारा जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका संसद में जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो कम हो जाएगा।
तो उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा है कि पार्लियामेंट को ज़्यादा शक्तियाँ मिल रही थी। कैसे ज़्यादा शक्तियाँ मिल रही थी? ठीक, यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 82 डिसाइड करता है ना, कि डिलिमिटेशन कब होगा और किस जनगणना के आधार पे होगा। ठीक है, तो कब होगा तो उनने बता रखा है कि जब भी जनगणना होगी, ठीक है, सेंसस होगा, उसके बाद होगा और जो जनगणना है उसके आधार पे ही होगा। ठीक, अब अगर हमें ऐसा कुछ करना हो, जैसे अभी हमने 1971 पे फ्रीज कर रखा है, तो हमें लाना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे यहाँ पे आया था 84 CA, है ना, अभी आपको बताया मैंने। लेकिन अब यहाँ पे इस बिल के द्वारा सरकार चाह रही थी कि इसकी CAA की ज़रूरत ना पड़े। सिंपल जो साधारण विधेयक प्रस्तुत करते हैं ना, सिंपल बिल्स जो होते हैं, ठीक है, जो सामान्य मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के द्वारा, उसके द्वारा ही डिलिमिटेशन कब होना है या कौन सी सेंसस को यूज़ करना है वो सरकार तय कर ले। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब इसमें फिर आपत्ति है लोगों को। क्या क्या आपत्ति है? देखो कि अब एक तो फिक्स रूल नहीं है ना, और पार्लियामेंट ही कर पाएगी, तो पार्लियामेंट तो मिस यूज़ कर सकती है। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, जिसके पास सामान्य बहुमत है, वो मिस यूज़ कर लेगी, क्योंकि सामान्य बहुमत में तो सिर्फ जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50% चाहिए होगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो टोटल का 50% प्लस जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है ना, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि भाई इस बात का तो मिसयूज हो सकता है ना, और इसके लिए ना एक टेक्निकल टर्म है गैरीमेंडरिंग। इसको हम अभी ये पूरा समझ लें, फिर आराम से समझते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गैरीमेंडरिंग भी हो सकती है। ठीक, अब ये गैरीमेंडरिंग क्या है इसको बस 2 मिनट में समझते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहले अब है कि लोकसभा की साइज भी बढ़ाया जा रहा था, वहाँ पे सीटें बढ़ाई जा रही हैं, है ना। तो अगर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी तो क्या होगा कि जो राज्यसभा की तुलना में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग जब होती है तो पहले से ही उसकी डबल स्ट्रेंथ है लगभग, है ना। और अगर उसमें आप क्या करोगे और सीटें बढ़ा दोगे तो अभी जो लगभग 2.2 गुना सीटें हैं अब वो 3.3 गुना हो जाएंगी, तो फिर राज्यसभा की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, है ना, ज्वाइंट सिटिंग के मामले में। ठीक, तो एक ये बात है। दूसरा है कि एक जो विरोधी पक्ष है वो ये आरोप भी लगा रहा है कि देखो आप जो जितनी सीटें बढ़ा रहे हो ना, आपने कहा कि 33% आरक्षण देना है महिलाओं को। ठीक, तो आप आरक्षण तो इन्हीं 550 सीटों में भी दे सकते हो ना, इसके लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है ना। आपका ये कृत्य है कि आप सीटें बढ़ा रहे हो, जो महिलाओं को जितनी सीटें देनी है उतनी आप एनहेंस कर रहे हो, ये आपकी जो पेट्रियार्कल सोच है उसको दर्शाता है। ठीक है, कैसे दर्शाता है कि जो एमपीज़ हैं, जो मेल एमपीज़ हैं, पुरुष सांसद हैं, वो अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहते महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ऐसा आरोप है। ठीक, कि अगर आप चाहते तो आपको सीटें बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। आप तो सीटें जो प्रेजेंट सीटें हैं उसमें ही 33% आरक्षण दे दो। तो ये भी एक मुद्दा है जिसकी वजह से ये बिल नहीं पास हो पाया। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि जो विमेन रिजर्वेशन है, अब ये था ना कि 2011 की सेंसस के आधार पे ही कर लो, क्योंकि 2027 की जनगणना कब होगी, फिर जनगणना के बाद बनेगा डिलिमिटेशन कमीशन, है ना, जो तय करेगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन तय नहीं करता ये जो कितना निर्वाचन क्षेत्र होगा, इसके लिए एक अलग कमीशन बनता है एक्ट के द्वारा। ठीक है, और उसकी बात बाध्यकारी होती है, उसने जो कह दिया वही होगा, उसको चेंज नहीं करा जा सकता। ठीक, तो फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा 2028 में बनेगा। कब बनेगा? फिर ऐसा नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन बना और रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को आने में भी 5-6 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब जो 2029 के चुनाव होने हैं उसमें इन्होंने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए ना, उसमें लिख दिया है, जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, कि जब 2027 की जनगणना होगी, फिर जो डिलिमिटेशन होगा उसके आधार पे जो सीटें बनेंगी उसमें मिलेगा महिलाओं को आरक्षण।
तो सरकार कहती है कि भाई इसे 2011 कर दो, है ना। तो विपक्ष कहता है भाई तुमने ये शर्त ही क्यों रखी कि जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, तुम तो प्रेजेंट सीटों में ही बिना डिलिमिटेशन के भी दे सकते हो, है या नहीं। तो अगर आपको देना है तो आप बिना आगे फर्दर डिलिमिटेशन के प्रेजेंट सीटों में ही दे दो 33% आरक्षण, क्या परेशानी है, ठीक। तो कुल मिला के जो विपक्षी दल था वो माना नहीं, ठीक है। कुछ और अन्य इश्यूज भी हैं, जैसे अब क्या होगा अगर लोकसभा का साइज बढ़ जाएगा, है ना। तो जो आपने देखा होगा कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको 15% ही, जो लोकसभा के कुल सदस्य हैं उसका 15% ही मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोकसभा का साइज बढ़ा दोगे तो मंत्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, ठीक। तो मंत्री जब ज़्यादा आएंगे ना, मतलब आप लोगों को ज़्यादा लुभावन दे पाओगे, है ना, मंत्री बनने के लिए, और सीटों की मतलब फाइनेंशियल जो है आपको बेनिफिट्स या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हर एमपी को क्या होगा, प्रत्येक अब एमपी की संख्या बढ़ गई पर टाइम तो उतना ही है ना। तो हर एमपी को बोलने के लिए कम टाइम मिलेगा, क्वेश्चन आवर नहीं होगा, डिबेट्स नहीं होंगी। पहले ही आजकल ही कितनी कम डिबेट्स होती हैं संसद में, है ना, क्योंकि शोर शराबा ज़्यादा होता है, उसमें भी आप और लोगों को बढ़ा लो तो और शोर होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपत्तियां थी जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया, ठीक। अब देखना है कि कब लागू होता है ये बिल, कब पास होता है, कब लागू होगा आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, ये देखना होगा, ठीक है। तो ये वाला बिल तो फेल हो गया। फिर उसके बाद क्या था, ये 2 एक्ट और लेके आई थी सरकार, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल। इनको फिर सरकार ने वापस ले लिया, है ना। जब यही पास नहीं हो पाया, ये पास होता तो ये काम के थे, ठीक। तो जब पहला ही नहीं पास हुआ तो फिर इनकी कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। अब मुझे आपको बताना था कि गैरीमेंडरिंग क्या होता है ना। गैरीमेंडरिंग एक कीवर्ड है, आप इसे मेंस में यूज़ करके आ सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। आप यकीन मानो, देखो अब क्या है ना कि आने वाले 2-3 साल तक परिसीमन होगा, तो ये जो डिलिमिटेशन का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस समय, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और मेंस में भी मिल सकता है, और नहीं भी अगर मिल सकता ना, तो देखो मेंस में नंबर खींचने का एक बढ़िया तरीका क्या होता है कि जो चीज़ें चर्चा में हैं, है ना, जो कीवर्ड्स आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो, आप उन्हें अपने आंसर में कहीं ना कहीं फिट करके आओ, ठीक है। तो अगर आपने उन्हें आंसर में फिट किया है तो लगेगा, जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि यार आप एक जागरूक व्यक्ति हो, है ना, जागरूकता से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और आपकी नज़र है जो अफेयर्स चल रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ पे गैरीमेंडरिंग उसी तरह का एक कीवर्ड है, प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो गैरीमेंडरिंग को समझने से पहले ना मैं आपको इसका इतिहास बताती हूँ। इसका एक गवर्नर थे मैसाचुसेट्स के, एल्ब्रिज गैरी, ठीक है। उनकी पार्टी थी वहाँ पे, ठीक। अब अगले चुनाव होने थे और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो चुनाव हारेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या करा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से चेंज कर दिया, उसका आकार ऐसे बदल दिया कि वो जीत गए, ठीक। अब आकार बदल दिया तो अब बताइए, अगर वो हार रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, एक अनफेयर काम किया ना, खराब काम किया, ठीक है, जानबूझ के किया, ठीक। और क्या करने के लिए, अपनी पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें या ये क्या होता है ये देखें, तो अगर हम जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो हमारी चुनावी सीमाएं होती हैं, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं होती हैं, उनको हम इस तरह से फेर बदल कर दें कि एक किसी पार्टी या किसी समुदाय को अनुचित लाभ हो उसका, ठीक है, जो अगर फेयरली होता तो उसे नहीं मिल पाता, ठीक। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, गैरीमेंडरिंग कहते हैं, ठीक है। गैरीमेंडरिंग ही क्यों कहते हैं, क्योंकि गैरी लेके आया था और उसने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी ना, वो सैलामेंडर जैसी दिखती थी। सैलामेंडर क्या है, एक छिपकली है, माइथोलॉजी में एक छिपकली है, फायर लिजर्ड है, तो छिपकली की तरह दिखने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। तो गैरी प्लस सैलामेंडर, तो गैरी और मेंडोर ले लिया, तो गैरीमेंडरिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये बना। अब और थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है तो इसको इस डायग्राम से समझिए। देखो जो पहला डायग्राम है ये वाला बॉक्स, ठीक है,
इसमें देखो इतनी ये जनसंख्या रह रही है ग्रे वाली और एक जनसंख्या है रेड वाली। ठीक, अब आप देखो थोड़ी देर के लिए मुझे इसमें ना निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करना है, तो मैंने ऐसे वर्टिकल बांट दिए निर्वाचन क्षेत्र। ठीक, तो क्या हुआ, अब जो ए वाला निर्वाचन क्षेत्र है उसमें देखो ग्रे कलर के लोग ज़्यादा हैं, रेड कलर के लोग कम हैं, तो किसकी सरकार बनेगी, ग्रे की सरकार बनेगी, है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। बी में देखो किसकी सरकार बनेगी, बी में भी ग्रे की ही सरकार बनेगी। तो आप देखिए कि ग्रे ओवरऑल मेजॉरिटी में था और ग्रे की ही दोनों जगह सरकार बनी है, तो ठीक है ना। अब आप देखो, अब मैंने इसको क्या करा, ऐसे बांट दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अब आप देखो जो ऊपर वाला है उसमें तो ग्रे ही है, तो ग्रे की सरकार बनेगी, लेकिन नीचे वाला पोर्शन देखो, इसमें तो रेड बहुमत में आ गया ना, ग्रे लोग कम हो गए, तो रेड की सरकार बनेगी। तो अगर मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग तरह से बांट दूँ ना, तो भी क्या होगा कि मैं सरकारें निर्धारित कर सकती हूँ कि कौन सी सरकार किस एरिया में बनेगी। ठीक है, इसके लिए दो स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, पैकिंग एंड क्रैकिंग। ठीक, पैकिंग और क्रैकिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, पहले क्रैकिंग समझते हैं। ये ब्लू कलर के लोग एक राजनीतिक समूह है और रेड कलर का एक राजनीतिक समूह है। ठीक है, तो देखो अगर मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विभाजन करती इस तरह से, है ना, तो देखो क्या होता, रेड वाले एक साथ आ जाते, फिर एक साथ रेड वाले आ जाते, तो क्या होता, रेड कलर की सरकार बन जाती, है ना। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने क्या करा, ऐसे ऐसे बांट दिया इन्हें, रेड को बिखेर दिया, है ना, थोड़ा थोड़ा सब में कर दिया। थोड़ा थोड़ा सब में करने से ही क्या होगा, सब में अल्पमत में आ गए, है ना। अगर मैं इन्हें एक साथ एक जगह पे रख देती, इन्हें पैक कर देती एक जगह पे, तो क्या होता, इनकी कहीं ना कहीं सरकार तो बनती, लेकिन मैंने इन्हें कहीं पैक नहीं किया, मैंने इन्हें बिखेर दिया, क्रैक कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया अलग अलग जगह पे। तो क्या हुआ, ये सब जगह पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लू की सरकार बनेगी, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू, रेड की कहीं सरकार ही नहीं बनी। इतने सारे लोग थे लेकिन कोई सरकार नहीं बनी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो पैकिंग में क्या हुआ, मैंने ये ब्लू वालों को ना एक जगह पे पैक कर दिया। ठीक, ब्लू के यहाँ पे देखो दो बॉक्स बना दिए, यहाँ पे पैक कर दिया, और बाकी के ब्लू को बिखेर दिया। तो देखो ब्लू लोग ज़्यादा हैं लेकिन उनकी केवल दो जगह ही सरकार बनेगी, बाकी सारी जगह मैंने रेड को बहुमत दे दिया, है ना। तो यहाँ पे 3 जगह रेड की सरकार बनेगी, 2 जगह ब्लू की सरकार बनेगी, तो अनफेयर हो रहा है ना। ठीक, तो ऐसा कैसे किया, देखो अब यहाँ पे मानो ये इतने लोग रेड भी होते ना तो भी ब्लू की ही सरकार बनती, लेकिन मैंने रेड लोगों को यहाँ पे नहीं शामिल किया, मैंने ब्लू वालों को ही कर दिया। ठीक है, कि अब क्या हुआ, मैंने इनके वोट जो थे ना ये वाले, ये वेस्ट कर दिए। अगर ये वोट मैं इधर डाल देती तो यहाँ भी ब्लू की सरकार बन जाती, समझ पा रहे ना। तो ऐसे हम पैकिंग के द्वारा और क्रैकिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, वोटों को अपने फेवर में ला सकते हैं। ठीक है, तो पैकिंग में क्या करते हैं कि हम जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके वोटर्स को एक जगह पे पैक कर देंगे ताकि उनके एक्स्ट्रा वोट्स क्या हो जाएं, वेस्ट हो जाएं। क्रैकिंग में हम उन्हें बिखेर देते हैं कि सब जगह अल्पमत में आ जाए, कहीं भी उनकी सरकार ना बने। ठीक, तो ये था गैरीमेंडरिंग, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने देखा डिलिमिटेशन क्या होता है, कितनी बार डिलिमिटेशन हो चुका है इंडिया में। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जो 131st अमेंडमेंट बिल आया था वो क्या था, उसमें वो क्यों नहीं पास हो सका, है ना। और उसके साथ हमने देखा कि क्या होती है गैरीमेंडरिंग। ठीक, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिलिमिटेशन पे आ सकता है, स्टेटमेंट टाइप। तो जैसे पहला स्टेटमेंट है, इट इंश्योर्स रफली इक्वल पॉपुलेशन अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यह निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान जनसंख्या सुनिश्चित करता है। तो सही बात है ना, लगभग समान है, हो जाए एग्जैक्ट इक्वल तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज कंडक्टेड अंडर 82 एंड फॉर पार्लियामेंट एंड 170 फॉर स्टेट्स, ये भी ठीक है ना। इट इज कैरिड आउट डायरेक्टली बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे चुनाव आयोग करता है नहीं, कौन सा कमीशन करता है, परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग इसे करता है। और अगर आप जानते हैं कि परिसीमन आयोग में कौन कौन सदस्य होते हैं तो अच्छी बात है ना। और अगर आप नहीं जानते हैं कि परिसीमन आयोग में कौन कौन सदस्य होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, तो देखो कौन कौन होता है, एक तो उसका चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन। ठीक, वो कौन होंगे,
कोई भी रिटायर्ड जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपने पॉलिटी में तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक। उसके बाद होता है मेंबर में कौन कौन होगा, तो ये तो चेयरपर्सन हो गए, है ना। मेंबर में कौन कौन होता है, तो मेंबर में एक तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो होंगे, ठीक। और जो स्टेट, जिस स्टेट का होना है तो उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, वो शामिल होंगे। और इसके अलावा कुछ एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, जैसे एमपी वगैरह, इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। लेकिन ये एसोसिएट मेंबर ना सिर्फ उसके लिए होते हैं कि आपको सलाह देंगे, है ना, इनका कंसल्टेटिव रोल होता है, ये उसमें वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक। तो मेनली तो 3 ही लोग होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जो इलेक्शन कमीशन है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और तीसरे जिस राज्य का ये परिसीमन होना है उसके निर्वाचन आयुक्त, ठीक। तो ये 3 लोग होंगे और इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाध्यकारी होती हैं। तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है गैरीमेंडरिंग। क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का समान वितरण कहलाता है, नहीं। पीरियडिक रीड्राइंग ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज आफ्टर सेंसस, जनगणना के बाद चुनावी सीमाओं का निर्धारण, समय समय पर पुनर्निर्धारण, नहीं। ये होता है लेकिन ये गैरीमेंडरिंग नहीं है ना। नेक्स्ट है मैन्युपुलेशन आ गया, है ना, ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज, अपने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी सीमाओं के साथ हेरफेर करना, ठीक है। तो आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट टॉपिक है चाइना जो है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, व्यापार भागीदार बन गया है। पहले था लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, वो आ गया यूएस से सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया, लेकिन अब फिर से 2025-26 में यूएस को पीछे छोड़ के चाइना हमारा सबसे बड़ा भागीदार बन गया है, व्यापार भागीदार। और इसका जो डेटा है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री या हम कह सकते हैं जो वाणिज्य मंत्रालय है उसने जारी किया है। तो अब पहले स्थान पे कौन है, चाइना के साथ हमारा टोटल व्यापार $151.1 बिलियन है। सेकंड नंबर पे यूएसए है, उसके साथ $140.2 बिलियन है। एंड थर्ड पे है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, उसके साथ हमारा $85 बिलियन है, ठीक है। इन तीनों की लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक। हम कई बार बात कर चुके हैं तो 90% तो आपको पता होंगी, नहीं पता है तो जाके मैप में देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये क्यों हुआ है, हमने क्यों चीन पहले नंबर पे आ गया। तो देखो कुछ ना इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल हैं, उसके लिए हम हैवीली चाइना पे रिलाई करते हैं, ठीक है। हम चीन पे ही निर्भर हैं उन चीज़ों के लिए, जैसे दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स, तो मेडिसिन में बनाने के लिए एक कच्चा माल लगता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम चाइना से आता है API, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने हैं वो चाइना से आएंगे, सोलर पैनल बनाने हैं वो चाइना से आएगा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, और ये सब अनिवार्य चीज़ें हैं। भाई मेडिसिन तो खानी ही है, नवीकरणीय ऊर्जा पे तो जाना ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तो भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चल रहा है ना। ये तो डिजिटल इंडिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण आप खुद ही देखो, आज से 10 साल पहले आप मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पे कितना निर्भर थे और आज कितना निर्भर हो, है ना। आज तो एक दिन भी नहीं कट सकता मोबाइल के बिना, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ रही है तो हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट में भी वृद्धि हुई है इंडिया के। यहाँ पे तो देखो इम्पोर्ट, देखो व्यापार में क्या होता है, 2 चीज़ें होंगी, है ना। व्यापार बढ़ा है टोटल, तो एक्सपोर्ट भी बड़े होंगे और इम्पोर्ट भी बड़े होंगे। तो हमने बता दिया इम्पोर्ट तो बड़े हैं, इम्पोर्ट में ये चीज़ें बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं, है ना। हालांकि इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट बहुत कम बढ़े हैं, लेकिन फिर भी बढ़े हैं। जैसे अब हम उसे लॉ अयस्क का निर्यात करते हैं, कॉटन कपास का निर्यात करते हैं, ठीक है। तो हमने अपना निर्यात भी बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट भी बढ़ा दिया। यूएस, तीसरा कारण क्या होगा, ये चाइना सबसे पहले नंबर पे आ गया। देखो 2 बातें होती हैं, ठीक है। एक तो क्या हो, अगर आपको क्लास में फर्स्ट आना है तो या तो आप मेहनत करके फर्स्ट आ जाओ, ठीक है, या तो जो दूसरा फर्स्ट आ रहा है और आप सेकंड आते हो तो फर्स्ट वाला उस साल पेपर ना दे, है ना, उसका पेपर खराब हो जाए तो फिर आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट आ जाओगे। तो यहाँ पे जो यूएस पहले नंबर पे था ना, तो उसके साथ हमारा व्यापार
बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक। मतलब उसमें वृद्धि नहीं हुई, जितनी चाइना के में देखी गई वृद्धि उतनी वृद्धि नहीं हुई। व्यापार हुआ, ठीक ठाक हुआ, पर स्थिर व्यापार हुआ। और आपको पता भी है कि ट्रम्प के आने के बाद से वहाँ पे व्यापार करना थोड़ा मुश्किल भी हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके ना कुछ स्ट्रैटेजिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पीटी के लिए काम के नहीं है ज़्यादा, मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक तो देखो क्या है, चाइना पर निर्भरता, और वो भी हमारे जो ऐसे अनिवार्य चीज़ें हैं जैसे दवाइयाँ, उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए, तो भाई ये सही नहीं है ना। चीन तो भाई उसने समय समय पे हमें धोखा दिया है, अभी भी हमारा चल रहा है कि वहाँ पे वो हमारे एरिया पे कब्जा कर लेता है, लेकिन व्यापार स्मूथ चलता रह रहा है। तो चाइना एक रिलायबल पार्टनर नहीं है ना। उसने हमें पहले भी हिंदी चीनी भाई भाई करके हमारे भाई की पीठ पे छुरा घोंपा था, और आज भी हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और हमने देखा भी कि कोविड के टाइम पे उसने सप्लाई चेन को किस तरह डिस्टर्ब किया था, है ना। तो सरकार लेकर आई कि भाई चाइना +1 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। +1 ये क्या मतलब है? चाइना +1 स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स में भी आ सकती है, ठीक है। क्या है ये? खाली जो आपके ऐसे अनिवार्य वस्तुएं हैं ना, उनके लिए खाली चाइना पे निर्भर मत रहो, एक और देश तलाशो कि अगर तुम्हें एपीआई चाइना नहीं दे रहा तो उस दूसरे वाले से ले लो, है ना। तो आपको जो ऐसी सप्लाई चेन है अपनी, जो आपको कुछ सप्लाई करते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करना है, विविधता लानी है। एक पे ही निर्भर मत रहो, है ना। अगर एक पे ही निर्भरता रहेगी तो क्या है, वो कभी ना कभी तो धोखा दे ही देगा, ठीक है। और मानो धोखा नहीं भी दिया, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे हम कच्चे तेल पे गल्फ एरिया पे, गल्फ कंट्रीज पे ही डिपेंडेंट थे, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, अब ये वॉर हो गया तो हमारे यहाँ ऊर्जा संकट आ गया ना। वहीं अगर हमारी बास्केट कैसी हो, विविध हो, कि कुछ तेल यूएस से आ रहा है, कुछ रशिया से आ रहा है, कुछ यहाँ से आ रहा है, कुछ और कहीं से आ रहा है, तो क्या होगा, एक एरिया से आना बंद हुआ, हमने दूसरे से सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से आपकी सप्लाई चेन का विविध होना बहुत आवश्यक है, ठीक। तो ये जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी है, आप इस पे काम ही नहीं कर रहे, आप तो चाइना से ही व्यापार बढ़ाए जा रहे हो, है ना। तो ये एक इम्प्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा है, भाई व्यापार बढ़ गया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आपके आयात बढ़े हैं, निर्यात नहीं बढ़े। ये जो $151 बिलियन का है आपका व्यापार, उसमें $110 बिलियन तो तुम भाई खरीद वो करते हो, इतना तो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा, ठीक है। और जब घाटा होता है तो आपके घर से डॉलर जाता है, और डॉलर जाएगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया कमज़ोर होगा और आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको ये जो ट्रेड डेफिसिट है, आप व्यापार बढ़ गया इस पर खुश मत हो, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है ना। आप वहाँ से ज़्यादा आयात कर रहे हो, कम निर्यात कर रहे हो। खुश तो तब होना चाहिए ना जब निर्यात ज़्यादा करो, आयात कम करो, है ना। तो ये एक दूसरी बात। तीसरा, एक इकोनॉमिक रियलिज्म एक कीवर्ड है ना। आपको कभी भी चाइना लिखना हो ना मेंस में, आईआर में, तो इस कीवर्ड को आप यूज़ करके आ सकते हो, ठीक। हम एक पैराडॉक्स देखते हैं यहाँ पे, विरोधाभास, कि देखो चाइना हम पे अटैक करता है, चाइना हमारे जो एरियाज हैं वो कब्जाता है। हमने हाल ही में देखा कि चाइना ने एक सैनलिंग काउंटी बनाई हमारे एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में सीमाओं के नाम चेंज करे स्थानों के। आपने देखा ना, अभी हार्डली एक हफ्ता पहले की ही बात होगी, करंट अफेयर्स में हमने देखा है, ठीक। तो उसके बावजूद क्या है, हम उससे व्यापार बढ़ाए जा रहे हैं। जनरली क्या होगा, है ना, अगर आपका कोई पड़ोसी है, आप सोच के देखो, वो आपके घर के आसपास अपना एरिया बढ़ा देता है, आप मतलब ऐसा कुछ काम करता है जो एक पड़ोसी के वो शोभा नहीं देते, है ना, आपको परेशान करता है। लेकिन फिर भी आप जब उससे मिलो तो आप हंस के मिल रहे हो, है ना। क्या होना चाहिए, अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है तो आपको उससे संबंध उसी लिहाज से रखने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरियाँ, हम चाइना पे रिलाय कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं उस पर, तो हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, ठीक है। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक रियलिज्म वर्सेस जियोपॉलिटिक्स, कि भाई रियलिटी तो ये है आर्थिक क्षेत्र की कि हम चाइना को छोड़ के नहीं जा सकते, चाइना की हमें ज़रूरत है। तो फिर भले ही हम जियोपॉलिटिक्स में या भू राजनीति में
हमें उससे टकराव भी है, लेकिन हमें इकोनॉमिक मामलों में तो उससे संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इन मामलों में। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आएगा कि नए डेटा के आधार पे भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो चाइना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है आपको। China+1 स्ट्रेटेजी कौन सी है, क्या है? शिफ्टिंग एंटायर ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना टू सिंगल अल्टरनेटिव कंट्री। जो आपकी सप्लाई चेन है, आपूर्ति श्रृंखला है, वो चीन से हटाओ और दूसरे देश पे पूरी तरह से स्थानांतरित कर दो। ये नहीं है ना, चीन भी होना चाहिए और दूसरे देश भी होने चाहिए। ठीक है ना, ये थी हमारी China+1, तो ए नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल ट्रेड रिलेशन विद चाइना अलोंगसाइड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कि चाइना के साथ तो व्यापार करते रहो, घरेलू उत्पादन भी बढ़ाओ। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी तो है, लेकिन ये China+1 स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तो आत्मनिर्भर भारत है ना। तो ये आत्मनिर्भर भारत का वाक्य है, ये China+1 का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सारे चाइनीज इंपोर्ट को जो आयात हैं उसको घरेलू जो वस्तुएं हैं उनसे रिप्लेस कर दो, बदल दो। ऐसा तो है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, चाइना पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आखिरी का क्या बचता है हमारे पास? वही आंसर होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको हमेशा बताती रही हूँ, लगेगी ये आंसर है, फिर भी ट्रैप से बचने के लिए आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना बाय डेवलपिंग अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग हब इन अदर कंट्रीज। चाइना पे डिपेंडेंसी कम करो, बाकी देशों को भी तलाशो, है ना। आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस हुई है, विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस हुई है। कहाँ पर हुई है, कब से कब तक हुई है? तो 14 से 16 अप्रैल के बीच आयोजित हुई है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो देखो, अब हमने ऐसे वियना ऑस्ट्रिया पढ़ा, तो आपको एक राजधानी भी याद हो गई साथ के साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका थीम क्या है? थीम है डेवलपिंग बॉर्डर स्ट्रेटेजी थ्रू कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी। सहयोग के माध्यम से और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीमा की रणनीतियों का विकास करा जाए। ठीक है, तो भारत ने भी इसमें काफ़ी रोल निभाया और दिखाया कि कैसे भाई हम पहले ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग करते थे, लोगों को भेजते थे, हमारी सेना के जवान पेट्रोलिंग करते थे। पेट्रोलिंग क्या होता है? जिन्हें कुछ नए बच्चे होंगे जिन्हें पेट्रोलिंग नहीं पता, तो जो पुलिस गश्त करती है ना, जैसे रात में आपने देखा होगा कि एरियाज में पुलिस घूमती रहती है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है, तो वो घूम घूम के देख रही है ना। तो पहले ऐसे ही हमारे सेना के जवान जो थे ना, वो घूम घूम के देखते थे कि बॉर्डर पे सब सही चल रहा है या नहीं। लेकिन अब क्या कर दिया हमने? टेक्नोलॉजी, ड्रोन भेज देते हैं, है ना। जवानों की जगह ड्रोन भेज दिया, रडार सिस्टम है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो भारत ने बताया कि भाई हाँ आप सही कह रहे हो, उसकी थीम थी ना कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। तो भारत ने कहा देखो हम तो कर रहे हैं। हमारा एक डेलीगेशन गया था, 3 लोग गए थे। उसके जिन्होंने उस टीम को लीड किया था वो कौन थे? इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आनंद प्रकाश बडोला। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे लीड किया और भारत ने वहाँ पे अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल सर्विलांस स्ट्रेटेजी बताई कि भारत कैसे अपने कोस्ट लाइन को, ये कोस्ट लाइन याद रखनी है भाई। ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं। इस कोस्ट लाइन को क्या कर रहा है? सेफ कर रहा है ना। कैसे इसको सुरक्षित रख पा रहा है? चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है ना। जो हमारे पड़ोसी हैं, बहुत ही खतरनाक पड़ोसी मिले हैं भारत को। ज़्यादातर लोगों के पड़ोसी खतरनाक ही होते हैं, है ना, देशों के मामले में। तो लेकिन भारत के साथ एक्चुअली भारत बहुत सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है और सभी के साथ भारत के नाजुक से संबंध है ना। कुछ एक आध को छोड़ दिया जाए जैसे भूटान, तो बाकी ज़्यादातर सभी के साथ भारत के नाजुक संबंध है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस कब कहाँ आयोजित हुई है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये बाकी के देख रहे हो ना, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, बेल्जियम, ब्रसेल एंड नीदरलैंड, द हेग, ये सब राजधानियाँ हैं। तो जब आपने इनके ऑप्शन भी पढ़े ना, तो आपके माइंड में एक इनकी कैपिटल्स बन गई। मैचिंग में कैपिटल के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत की कोस्ट लाइन कितनी है, तो जल्दी से देख के ए मत लगा देना, है ना, रिवाइज हो चुकी है, ए नहीं है, 7500 नहीं है, कितनी है 11098 किलोमीटर सी। ठीक, अब आप कहोगे कि भाई भारत बड़ा तो हुआ नहीं, जितना था उतना ही है, कोस्ट लाइन कैसे बढ़ गई, तरीका बदल दिया सरकार ने कोस्ट लाइन को मापने का। तो जो पहले 7500 किलोमीटर मापी जाती थी, अब कितनी मापी जाती है 1198 या 98। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट बना है धौलेरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत चांसेस हैं पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जो चिप है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो आत्मा है ना, वो क्या है, चिप है। आप यकीन मानो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ना आपके मेंस में भी आ सकती है, जो इंडस्ट्री वाला टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ सकती है। वहाँ अगर आप लिख के आओगे कि ऐसे धौलेरा में क्या बना है, इंडिया का पहला फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट, एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप यकीन मानो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, तो जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसकी जो आत्मा, जैसे मैंने कही चिप, जो मूलभूत तत्व होता है ना, अगर आपने अभी तक हम डिपेंडेंट हैं बाकी देशों पे चिप के लिए, चाइना पे, साउथ कोरिया पे, ठीक है, ताइवान पे, ठीक, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम अपनी चिप खुद बनाएंगे। मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल काम है ना, लेकिन अब हम हमारा एक जो पहला प्लांट है फैब बनाने का, सेमीकंडक्टर फैब्स बनाने का, वो लग गया है। किसने डेवलप किया है ये भी इम्पोर्टेंट है, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसने उसकी ताइवान की एक TSMC कंपनी है, उसके साथ मिलके ये फैब बनाने का बना रही है। लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, तो धौलेरा में है ना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, सेज है गुजरात में। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अरे 91,000 करोड़। ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े एरिया में है, और उम्मीद है कि लगभग 21,000 जॉब क्रिएट करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ था, अभी जून में सरकार ने सेज के ना कुछ नियम जो हैं वो थोड़े आसान किए थे। सेज के नियम पहले क्या थे, 2006 में वाले सेज के नियम थोड़े डिफिकल्ट थे, अब उसे आसान किए हैं। जैसे जो लैंड का एक क्राइटेरिया है, पहले क्या था कि अगर आपको सेज स्थापित करना है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो 50 हेक्टेयर लैंड होनी चाहिए। पर भाई जो फैब होती है सेमीकंडक्टर फैब बनाने के लिए आपको इतने बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं है, छोटे एरिया में भी बन जाएगी। ठीक, तो उसको घटा के 10 हेक्टेयर कर दिया। ठीक है, फिर है अप्रूवल। ठीक, अप्रूवल आसानी से मिल जाए तो एक डेडिकेटेड अप्रूवल मैकेनिज्म बना दिया, जिसमें तेज़ी से जो चीज़ें हैं आपके कस्टम की, जो आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं, सब तेज़ी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारे सेमीकंडक्टर फैब्स हैं वहाँ पे उनको क्या होता है ना कि बहुत क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो बड़े एरिया में पॉसिबल नहीं हो पाता। और जो पहले सेज के रूल्स थे ना, उनके साथ डिफ़िकल्ट था एक फैब को स्थापित करना। तो सरकार ने उन रूल्स को आसान किया और उसके बाद देश में पहली फैब जो है स्थापित हो रही है। ठीक, और इसके अलावा 5 और यूनिट्स को कहा है, उनको भी नोटिफाई किया है। कहाँ है ध्यान रखना है, एक है माइक्रोन की यूनिट लग रही है सानंद गुजरात में, ये ATMP यूनिट है। ATMP क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर एक CG सेमी है, ये भी सानंद गुजरात में है, ये भी ATMP यूनिट है। फिर है कैनस सेमिकॉन, ये भी सानंद गुजरात में है, ये भी ATMP यूनिट है। फिर ईकस ग्रुप की है, ठीक है, धारवाड़ कर्नाटक में, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाएंगे। फिर है हुबली, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बार बार कहा ATMP है। ये ATMP होता क्या है ना, ATMP में ये एक एक्रोनिम है, असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकिंग। ठीक है, तो ये खुद नहीं बनाएंगे फैब, ये तो चाइना वाइना से मंगाएंगे, ताइवान से मंगाएंगे, उनको असेंबली मतलब जोड़ देंगे, टेस्ट करेंगे, मार्क करेंगे, पैक करेंगे और बेच देंगे। ठीक है, लेकिन जो फैब है, फैब्रिकेशन यूनिट, वो तो भाई खुद ही बनाएगी, है ना। मुश्किल काम है, पर हमने बनाना शुरू किया। अगर हम इसे बना पाते हैं एक अच्छे लेवल के फैब्स, तो भारत का बहुत बड़ा जो है निर्भरता कम होगी। ठीक है,
क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट कहाँ सेटअप हो रहा है, तो धौलेरा में, है ना, धौलेरा गुजरात। नेक्स्ट टॉपिक है सरल एआई। सरल एआई, सरल की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, अभी हाल ही में इसको जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। ठीक है, और लॉन्च नहीं किया, एक्चुअली इसकी समीक्षा की थी, है ना। तो है क्या, ये किसने बनाया है, तो हमारा एक इंस्टीट्यूट है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। ठीक, तो उसने एक ये सरल एआई ऐप बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए, है ना। क्या कैसे करेगा, देखो क्या है, क्या होता है कम्युनिकेशन गैप। अभी क्या है, जो रिसर्च चल रही है लेबोरेटरीज में, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज, वो जो रिसर्च पेपर इशू होते हैं, वो लॉन्च करते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट है कि आप पढ़ना चाहोगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जो कॉमन मैन है ना, कॉमन मैन, वो उनको समझ नहीं सकता, समझ नहीं सकेगा तो फिर वो उसको अपने ऊपर अप्लाई कैसे कर पाएगा, एप्लीकेशन कैसे कर पाएगा, है ना, उससे लाभ कैसे ले पाएगा मेनली। तो सरल एआई का मीनिंग है भाई सरल करना है इसको। ये बहुत कठिन तुम पब्लिश कर रहे हो, लेकिन भाई वो तो टेक्निकल पेपर ही है ना। जो जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं वो तो टेक्निकल पेपर्स हैं। अब वो उन्हें साधारण भाषा में नहीं लॉन्च कर सकते, ठीक है। तो इनने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगा, डीमिस्टिफाई करेगा। भाई ये जो तुमने एक वो है ना मुश्किल चीज़ है, उसको आसान कर देगा, ठीक है, आपको आपकी भाषा में समझा देगा। तो जो टेक्निकल रिसर्च पेपर हैं, पेटेंट्स हैं, एकेडमिक पब्लिकेशंस हैं, उन्हें ईजी टू डाइजेस्ट फॉर्मेट में दिखाएगा। ईजी टू डाइजेस्ट मीन वीडियो बना के भी दिखा सकता है ना, आसान भाषा में समझा देगा, छोटे छोटे रीलें भी बना देगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी हो तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक। सिंप्लीफिकेशन इंजन है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ करता है ना, ताकि जो एकेडमिक जार्गन्स हैं उनकी चीज़ों से निष्कर्ष निकाल के जो नॉन एक्सपर्ट्स लोग हैं, आम जनता है, वो समझ पाए, है ना। मल्टीलिंगुअल है भाई, किसी भी भाषा में मिलेगा, 18 भाषाएं हैं, आपकी जो उनसी भाषा हो उसमें पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, क्या फ़ायदा है कि भाई दिल्ली का स्टूडेंट है, तमिल में एक पेपर पब्लिश हुआ था, पढ़ ही नहीं सकता, क्या करे, तो ये जो है सरल एआई सरल करके उसको हिंदी या इंग्लिश में बता देगा, ठीक। तो ये आसान है। किसके तहत किया गया है, तो ये जो हमारी ANRF है, इसका एक महा प्रोग्राम चल रहा है, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। जो हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान है ना, जैसे EV, मेडटेक, हमने अभी ये 2 की बात की जिसपे लिए हम चाइना पे निर्भर हैं, है ना, मेडिसिन बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक। तो उसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन का कि आप क्या करो, जो ऐसे एरियाज हैं उनमें एडवांसमेंट करो और रिसर्च करो और अच्छी चीज़ें तकनीकें तलाशो, है ना। तो वहाँ पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आसान हो पढ़ने में, समझने में, उसके लिए बनाया है सरल एआई। तो आसान सी भाषा में कहूँ तो सरल करके दिखाएगा आपको चीज़ें, ठीक है। तो सरल एआई का क्या उद्देश्य है, सरल करना चीज़ों को, ऑटोमेट करना नहीं, स्वचालित थोड़ी करेगा, सिंप्लीफाई करना, है ना, डिसएमिनेट साइंटिफिक रिसर्च फॉर वाइडर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, कि जो व्यापक जन हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनकी समझ के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को सरल बनाना। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है कांकरिया, ठीक है, भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो है, ठीक है। कांकरिया कोचिंग डिपो कहाँ पे है, अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद डिवीज़न का कांकरिया कोचिंग डिपो ऐसा पहला डिपो है इंडियन रेलवे का जो क्या है, वाटर न्यूट्रल है, ठीक है। पहला डिपो बन गया है, 17 अप्रैल को वाटर न्यूट्रल इसको घोषित किया गया है, ठीक। वाटर न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब है, मैंने तो कह दिया वाटर न्यूट्रल है ना। अब इससे आपको कुछ समझ थोड़ी आया। इसका मतलब है जितना पानी यूज़ करेगा ना उतना ही साफ करके देगा, उतना ही बना के देगा। तो नेट जो वाटर यूज़ कर रहा है वो 0 है, ठीक है। तो आपने जितना पानी यूज़ किया उस डिवीज़न में रेलवे ने वो सारे पानी को खर्च नहीं करेगा, ख़राब नहीं करेगा, खर्च तो करेगा ऑब्वियसली, ख़राब नहीं करेगा,
और उसको वापस से साफ़ करके दे देगा, फिर वही पानी फिर से यूज़ करेगा, फिर साफ़ करके दे देगा, फिर यूज़ करेगा। तो कुल मिला के उसे बाहर से अब नए पानी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पे ये इसने कांकरिया ने किया है। ठीक, तो कौन से कामों के लिए? पे बिल के लिए नहीं है ना, पीने के लिए नहीं। किन किन कामों के लिए? जो एक्सटर्नल जो फ्रेश वाटर के काम होते हैं, जैसे कोच को धोना, उसको मेंटेन करना, है ना, या वहाँ पे कोच में जो वाटर चाहिए होता है, जो वहाँ पे टॉयलेट होता है उसमें, तो वहाँ पे उन सब कामों में ये यूज़ करेगा इसी पानी को, लेकिन पीने में नहीं, है ना, यहाँ ध्यान रखना है। फिर है कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है? फाइटो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। इसमें क्या होता है, हम कुछ ना प्लांट स्पेशीज लेते हैं, ठीक है, कुछ पौधे उगा देंगे। वो पौधे क्या करते हैं, जो भी गंदगी होगी ना पानी में, उनको तो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जैसे इम्प्योरिटीज़ को, हैवी मेटल्स को, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को, उनको सबको वेस्ट वाटर में से एब्जॉर्ब कर लेंगे और पानी को साफ कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, सॉलिड वेस्ट जो होता है गंदगी, उसको छान लिया। ठीक है, फिर फाइटो रेमेडिएशन करके जो प्लांट ने जितना सोखना था वो कर लिया। फिर टेक्निकल फिल्ट्रेशन कर दिया, है ना, जो कार्बन फिल्टर होते हैं वगैरह से, और फिर यूवी रेज से डिसइंफेक्ट कर दिया कि कोई अगर कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ बचा हो तो वो भी डिसइंफेक्ट हो जाए। फिर अब इसे यूज़ कर लो, है ना, फिर भी पीने में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, भारत की पहली वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन है? तो कांकरिया। ठीक है, तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है कांकरिया डिपो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है, बाकी ये नहीं है। ठीक, यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन देखना पड़ेगा एक बार। फिल्ट्रेशन तो है इसमें ना, टेक्निकल फिल्ट्रेशन है। ठीक, सैंड या कार्बन के थ्रू है, मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक शहतूश स्मगलिंग केस में 16 साल बाद निर्णय आया है और आरोपी को सजा मिली है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने सैयद शाहिद अहमद कशानी, ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं उनको शहतूश शॉल के लिए, शहतूश है ये, है ना, शहतूत नहीं है, शहतूश है, इसे सही कर लीजिएगा। तो शहतूश शॉल के लिए क्या करा है, इनको कन्विक्ट किया है। ठीक है, 2008 से केस चल रहा है, 17 साल बाद निर्णय आया है। ठीक, ये जो शहतूश शॉल है ना, इनको एक्सपोर्ट करते थे। शहतूश शॉल जो है उसको बनाना या एक्सपोर्ट करना जो है गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है भाई एक शॉल को एक्सपोर्ट करना, उसको समझते हैं। तो क्या होता है कि ये एयरपोर्ट पे, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे 1290 शॉल्स के साथ पाए गए। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, उसने कहा, और उसने कहा कि भाई ये जो इसमें जो फर यूज़ हुआ है वो टिबेटन एंटेलोप से बना है, चिरू से। जो चिरू के एक मृग है, एक एंटेलोप है, उसके शरीर पे जो बाल उगते हैं ना, उनसे बनता है ये शॉल। ठीक है, तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, CBI है, कस्टम है, WII है, इन सब ने केस दर्ज करा। ठीक, और ये केस चल रहा था और अब इसमें 3 साल की सज़ा मिली है और 50,000 का जुर्माना लगा। अब ये शहतूश क्या है, शहतूश एक तरह का वूल है ना, एक तरह का ऊन है। ठीक है, कहाँ से मिलता है ये, किसके बालों से मिलता है? टिबेटन एंटीलोप से। ठीक, जिसे हम चिरू नाम से जानते हैं, तिब्बती मृग या टिबेटन एंटीलोप, चिरू। ठीक, इसे ना ब्लड वूल कहते हैं, रक्तून। देखो जनरली क्या होता है, जैसे शीप होता है ना, भेड़, उससे आपको ऊन निकालना हो तो आसानी से उसके बालों को हटा लेते हैं और उससे ऊन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ना, और फिर उससे नुकसान नहीं होता, उससे शीप को कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़े समय बाद फिर से वो जो वूल है वो उगाएगा, फिर से निकाल लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको चिरू के बाल निकालने हैं ना, तो उसको मारना पड़ेगा। ठीक है, आप बिना मारे उस चिरू को क्या कर सकते हैं, वूल नहीं बना सकते। और अगर आपको एक शॉल बनाना है ना, तो कम से कम 3 से लेके 3, 4, 5 चिरू तक मारने पड़ेंगे। तो आप बताओ कि एक ऐसा जो प्राणी है
एक ऐसा जीव है जो पहले से ही इंडेंजर्ड है ना, मतलब संकटापन्न है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में उसको और बस एक केवल शॉल के लिए मार देना सही नहीं है, ठीक है। तो कहाँ मिलता है, तो तिब्बतन एंटीलोप है तो तिब्बत में ही मिलेगा, तिब्बत लद्दाख के एरिया में। अगर हम उसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में है हाईएस्ट प्रोटेक्शन। स्ट्रेट तो इसका बिल्कुल नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते, है ना, तभी तो सज़ा मिली है। साइट्स की अगर अपेंडिक्स लिस्ट की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में है, इसका ट्रेड करना बैन है 1975 से, ठीक है। व्यापार नहीं कर सकते। IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। पहले इंडेंजर्ड में आता था लेकिन अब उसका थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है तो अब नियर थ्रेटेंड में, ठीक। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है चिरू। और ये देखो इतना मासूम सा दिखने वाला है ना, तो प्यारा सा ये चिरू, इसको केवल कुछ लोग शॉल बनाने के लिए मार देते हैं, तो सही नहीं है, फिर सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आ सकता है, शहतूश वूल कौन से एनिमल से मिलता है, तो टिबेटन एंटीलोप, तिब्बती मृग से, ठीक है। शहतूश के ट्रेड को बैन किया गया है ग्लोबली, है ना, क्यों, क्या इससे जल प्रदूषण होता है, नहीं। क्या ये प्रोटेक्टेड स्पेशीज को मारता है, हाँ, है ना। सॉइल डिग्रेड होता है, नहीं। कार्बन एमिशन होता है, नहीं। तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट हिम सरोवर, ठीक है। तो लद्दाख में इसे लॉन्च किया गया है, कोल्ड डेजर्ट रीजन जो है लद्दाख का, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर हैं श्री विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। देखो जैसे अमृत सरोवर स्कीम चल रही है ना, अमृत सरोवर, ठीक, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पूरा भारत है उसमें जगह जगह पे ऐसे पॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है, कि जो वाटर स्कैरसिटी है, जो जल नहीं मिल पाता लोगों को, मिल पाए। तो उस योजना का नाम है अमृत सरोवर। उसी की तर्ज पे एक बनाई है हिम सरोवर, ठीक है। सरोवर तो माने पॉन्ड होगा, है ना, हिम माने जो बर्फीला इलाका है, मतलब लद्दाख। तो लद्दाख में हम पानी की जो स्कैरसिटी है उसको दूर करने के लिए पॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है, सरोवर बनाएंगे, ठीक। कैसे बनाएंगे, उसमें पानी कहाँ से आएगा, स्नो हार्वेस्टिंग, स्नो से निकालेंगे पानी। तो जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होके आ रहे हैं, या फिर जो ऊपर से बर्फ़ गिरती है वो मेल्ट होगी, तो उसके पानी से हम जो है इन पॉन्ड्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि भाई जो ये वाटर डिस्ट्रेस इलाका है हमारा लद्दाख, उसको एक हरे भरे ग्रीन एंड ब्लू एसेट में कन्वर्ट करना है ना। 50 ऐसे स्मॉल रिजर्वेयर बनाए जाएंगे, 30 लेह में, 20 कारगिल में, ठीक है। अब पहला शुरू भी हो गया है अभी 17 अप्रैल को या 18 अप्रैल को पहला एक ऑपरेशनलाइज यूनिट स्टॉक विलेज में फिलकर रिजर्वायर शुरू हुआ है, ठीक है। फिलकर नहीं, फिकर। अभी क्यों ये इसकी ज़रूरत पड़ी, है ना, लद्दाख तो कितने समय से अभी तक हमें वाटर की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी थी वहाँ पे, क्योंकि देखो जो वहाँ की जनता है ना, जो स्थानीय जनता है, वहाँ पे पानी कम है, ठीक। तो उस स्थानीय जनता को आता है कि कम पानी कैसे यूज़ करके रहना है, ठीक। लेकिन जब यहाँ से लोग जाते हैं, ठीक, वो तो पानी बहुत बहाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या, वहाँ पे जब टूरिज्म बढ़ रहा है ना, पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है, ठीक। तो अब वो पानी कहाँ से आएगा, ठीक है, तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, स्नोफॉल भी कभी होता है कभी नहीं होता। हमने लास्ट ईयर देखा कि पूरे उसमें स्नोफॉल नहीं हुआ, एकदम लास्ट में मार्च में जाके हुआ, ठीक है। तो ये सारे कुछ इश्यूज भी हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल जिंक है ना, छोटा सा टैंकी होता है जिंक, तो उसको भी क्या बना दिया इन्होंने कि वो अब इनसफिशिएंट है ना, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक नीड भी है भाई, वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में सेना रहती है, उसको भी तो पानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये हिम सरोवर स्कीम लॉन्च की गई है। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे ना, लद्दाख का ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम पूछ लेगा, बावड़ी पूछा हुआ है उसने, है ना। लद्दाख का क्या है, जिंक, ठीक, जोहर, जिंक, बावड़ी और कुंड, तो जिंक कहते हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट है हिम सरोवर कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है, तो लद्दाख, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुजरात एथलीट जीनोम डाटाबेस, ठीक है। तो स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम चल रहा है, उसमें गुजरात एथलीट जीनोम डेटाबेस बनाने की बात हो रही है। गुजरात सरकार बनाएगी।
क्या करेगी, डेटाबेस बनाएगी एथलीट्स का, जो हमारे खिलाड़ी हैं एथलीट्स हैं उनका डेटाबेस बनाया जाएगा, जीनोम्स का, जीन का डेटाबेस। ठीक है, कौन कौन बनाएगा, कौन इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इसको लीड कर रहा है। किसके साथ, जो स्पोर्ट अथॉरिटी है गुजरात की उसके साथ मिलकर। ठीक, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखो जीन से ना हम पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो कुश्ती कर रहा होता है पहलवान, उसका बेटा भी पहलवान होता है, आगे उसका बेटा भी पहलवान होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा होता है, तो उनकी जीन में होती है जो स्ट्रेंथ होती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जीन्स को पहचान के, ठीक, हम पहचान सकते हैं कि ये वाला व्यक्ति जो है बहुत आगे जाएगा किसी खेल में। ठीक है, या अगर कोई इसको ये वाली समस्या हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है ना। तो हम जीन को स्टडी करके इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फिर हम उनके पोटेंशियल को, उनके एंड्योरेंस को, पावर को, स्ट्रेंथ को पता लगा सकते हैं। तो टारगेट है कि हर साल 2000 एथलीट का जीनोम जो है सीक्वेंस करना है, जीनोम की एक डेटा कलेक्ट करना है। ठीक, तो ऐसा करने पे 5 सालों में 10,000 सैंपल क्रिएट हो जाएंगे। 26 करोड़ का बजट है। ठीक, और गुजरात क्या है, गुजरात में अब कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2030 में। ठीक है, तो वो चाहता है कि यार तब तक के लिए खुद को प्रिपेयर कर ले और अपने जो एथलीट्स हैं, है ना, जो खिलाड़ी हैं, उनकी कमजोरी, उनकी ताकत, उस सब का पता लगा ले। ठीक है, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें वहाँ पे। ठीक है, और गुजरात सरकार ने ना ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो गुजरात में ज़्यादातर जो एथलीट्स हैं ना वो सिद्धी समुदाय के हैं, सिद्धी कम्युनिटी। ठीक, डांग जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रहने वाले, तो उनके पास यूनिक जेनेटिक लिंकेज है कि उनके बच्चों में ये जो है एथलीट वाली या खिलाड़ी वाली स्पिरिट है, शक्ति है, पावर है, स्ट्रेंथ है। ठीक, तो ये बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि बीमारी भी पता कर सकते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जो जेनेटिक बीमारियां हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति है, इसको ये बीमारी हो सकती है ना। तो हम उसमें पहले से ही क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान रख सकते हैं उसका। यूपी ऐसा कुछ कर रहा है क्या स्पोर्ट्स में? यूपी कहाँ पे है? हम यूपी PCS की भी तो बात करते हैं। ठीक है, तो यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी बन रही है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ में। ठीक है, तो मेरठ में बन रही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मेरठ में ही क्यों बन रही है ना, क्योंकि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम है उसके तहत जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड, वो मेरठ का प्रोडक्ट है। मेरठ जाना ही खेल के लिए जाता है। ठीक है, आपको कभी आप अगर बैट बॉल के, क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप मेरठ से बैट मंगाइए, बहुत अच्छे बैट मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप मेरठ इसी के लिए जाना जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम, 1 प्रोडक्ट स्कीम में जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो मेरठ से रिलेटेड है। तो वहाँ पे ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। इसमें एथलीट्स को करिकुलम दिया जाएगा, डिग्री दी जाएंगी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, भारत का पहला एथलीट जीनोम डेटाबेस किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो भाई गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, वैशाली रमेश बाबू। नाम तो सुना ही होगा, है ना? नहीं सुना है तो आज सुन लो, एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने फिडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो इसको जीतने वाली ये भारत की पहली महिला है। साइप्रस में ये टूर्नामेंट हुआ था फिडे का। ठीक है, उसको इन्होंने जीता है। और किसको हराया है? तो चाइना की जो एक वर्ल्ड चैम्पियन है, हराया नहीं है, चैलेंजर स्टेट में आ गई हैं। अब ये ना जो चाइना की एक वर्ल्ड चैम्पियन है जू वेंजुन, उनको क्या कर सकती हैं, चैलेंज दे सकती हैं जो आगे चैम्पियनशिप होने वाली है, वुमेन वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2027 में जो होने वाली है, उसमें ये इन्हें चैलेंज दे सकती हैं। ठीक है, अभी तक चैलेंज देने वाले ये जो विमेन वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप है, इसमें जा पाएंगी, है ना। तो अभी तक इसमें जाने वाली ये दूसरी महिला है, भारतीय महिला। सबसे पहले कौन थी? कोनेरू हम्पी। ठीक है, 2011 में वो इस चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई हुई थी। अब कौन हुई हैं? वैशाली रमेश बाबू।
ठीक है। और काफ़ी लोगों को इन्होंने हराया है, इनकी ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। भाई ये 2 भाई बहन हैं, आर प्रज्ञानंदा, आपने सुना होगा आर प्रज्ञानंदा, ठीक है। वो भी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है एक्चुअली, ठीक। तो वो और ये वैशाली रमेश बाबू, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। और दोनों अपने अपने फील्ड में धूम मचा रहे हैं, ठीक। तो जो चेस है, शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है। साथ में बैठ के खेलते होंगे, है ना। तो एक दूसरे को हरा हरा के टॉप क्लास प्लेयर बन गए हैं, ठीक। ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी मिला था इन्हें, इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं और केवल तीसरी महिला विमेन है जिन्हें ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है, ठीक है। कोनेरू हम्पी और हरिका ड्रोनावली के बाद ये तीसरी ऐसी महिला हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है। इससे पहले 84 लोगों को मिल चुका है, लेकिन वो 81 क्या थे, पुरुष हैं, ठीक है। तो फिडे विमेन ग्रैंड स्विस भी जीता इन्होंने। ये हैं दोनों भाई बहन, ये आर प्रज्ञानंदा और ये आर वैशाली, ठीक। तो इनको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा किससे संबंधित है ना, कौन से हाल ही में चर्चा में नहीं, आर वैशाली किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। फिडे विमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट किसने जीता है, कहाँ आयोजित हुआ था, तो साइप्रस में आयोजित हुआ है, ठीक। तो किसको हराने के लिए इन्होंने, मतलब किसको चैलेंज, क्वेश्चन है, वैशाली इज द सेकंड इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई द वर्ल्ड चैम्पियन मैच, ठीक है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी महिला है ना। तो पहले कौन थी, कोनेरू हम्पी, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पर आप इसे रिवाइज करते रहिए, साथ के साथ पढ़ते रहिए। कंपाइल नहीं कीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि डेली का ही 8 से 10 न्यूज़ हो जाती हैं। आप पूरे महीने की देखेंगे तो 250 से 300 न्यूज़ होंगी, ठीक है। और पूरे साल भर में तो और ज़्यादा, तो आप उसे 1 आध महीने में नहीं रिवाइज कर पाएंगे। और जैसा मैं आपको कहती रहती हूँ कि 25 से 30% तक क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से आ सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली कैसे, जैसे अभी आज हमने डिलिमिटेशन पढ़ा है ना। अब डिलिमिटेशन करंट में है, लेकिन अगर डिलिमिटेशन कमीशन पे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे पॉलिटी का मानोगे, लेकिन आया तो वो इस वजह से है ना क्योंकि वो करंट अफेयर्स में चर्चा में था, समझ रहे हैं ना। तो ये इनडायरेक्टली, तो बाकी के सब्जेक्ट्स में कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा वो भी कौन निर्धारित करता है, करंट अफेयर्स निर्धारित करता है बहुत हद तक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको रोज़ पढ़ना, और डेली पढ़िए, डेली क्लास सुनिए, उसकी PDF भी पढ़िए और PDF में चीज़ों को मार्क भी कीजिए, ठीक है। उनको हाईलाइट करते रहिए रिवीजन के टाइम पे, ताकि जो लास्ट में जब आपके पास बहुत कम समय हो पेपर से पहले, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।